वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों को शो में शामिल करते हैं जहां पर उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम कराएंगे हमारे आज के मेहमान के साथ। और आज मेरे साथ मुकेश ट्रिंदल, सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मुकेश हमारी इस खास पेशकश में। और हमारे दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। विनोद कुमार साहब, नमस्कार सर, क्या हालचाल? गुड इवनिंग मैम, फाइन मैम। कहाँ से बोल रहे हो? जुनू राजस्थान से। अच्छा, विनोद जी सुनिए ना, ये आपने इतने सारे फंड कब से डाले हैं पोर्टफोलियो में? 9 फंड? 7 फंड मैम, रनिंग में भी 2 फंड स्टॉक। रनिंग में 7 है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्वेस्को इंडिया और बिरला का जो टैक्स रिलीफ फंड है, उसमें आपने वन टाइम डाला है? यस, SIP था वो अभी बंद करके 1 टाइम हो गया वो। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, क्या उद्देश्य है इस पोर्टफोलियो का? आपने काफ़ी डिटेल तरीके से अपने लक्ष्य हमें बताए हैं, जहां पर बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख चाहिए आपको अभी से 4 साल के बाद, सर? यस मैम। अच्छा, शादी के लिए 13 साल के बाद आपको चाहिए 50 लाख, और फिर बाद में दूसरी बेटी के लिए 12 साल के बाद 75 लाख, और दूसरी बेटी की शादी के लिए 20 साल के बाद आपको चाहिए 75 लाख। 10 साल के बाद घर खरीदना है जिसके लिए 80 लाख। रिटायरमेंट का लक्ष्य रखा है 19 साल के बाद 5 करोड़ का। चलिए, बहुत बढ़िया। और फिलहाल जो आप SIP कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 27,500 की कर रहे हैं, तो इसमें कोई इजाफा आप कर पाएंगे राशि में? या मैम 10% तक बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अभी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की हम शुरुआत करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लिखा है अपने सवाल में कि आप रोज़ाना हमारे शो को देखते हैं। अच्छा लगा ये जानकर। तो मुकेश, बताइए अब कैसे इनकी सहायता हम कर सकते हैं। इन्होंने बहुत बारीकी से अपने लक्ष्यों को हमें समझाया है, डिटेल्स दी हैं। मिड टू लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इनके। पहला जो इनका 4 साल का लक्ष्य है, 4 साल के बाद का लक्ष्य है 50 लाख का, वो क्या पूरा होता हुआ आप देख रहे हैं अभी? देखिए कविता जी, मैंने सारे इनके गोल्स देखे। इन्होंने काफी डिटेल में बताए गोल्स, और गोल्स को एनालाइज करके देखा कि अगर ये सारे खर्चे जब होंगे, और अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन 6% का ले लेता हूं, तो ये जो एक्चुअल आउटफ्लो होगा ये लगभग 18 करोड़ का हो जाएगा। बट अच्छी बात क्या है कि ये इन्वेस्ट करेंगे, और अगर मैं ये मान के चलूं कि इन्वेस्टमेंट इनकी 14% के हिसाब से ग्रो करेगी, तो आज की तारीख में इनको सिर्फ 3 करोड़ की जरूरत है। इस समय ये आंकड़ा बड़ा लगेगा, बट अच्छी बात यह भी है कि इनके पास 13 लाख इन्वेस्टेड है, और ये 27,500 की मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट ऐसी करते रहेंगे और इसमें मान के चलें 14% का रिटर्न आ जाएगा, तो ये पोर्टफोलियो लगभग 12 करोड़ का हो जाएगा। पर अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में निकालूं डिस्काउंटिंग करके, तो ये कॉर्पस इनका अगर आज की तारीख में देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास की वैल्यू बनती है। तो ये जो 1 करोड़ का गैप है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, और ये गैप हम बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं अगर ये अपनी जो SIP का अमाउंट है, जो 27,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हर साल स्टेप अप SIP करें। इसमें 15% अगर ये हर साल बढ़ा देते हैं, तो ये जो कवर अप है ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा और इनके गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि प्लानिंग ये डेफिनेटली अचीव हो सकती है। एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं फंड्स के बारे में बात करूं, आपने भी शुरू में बताया कविता जी कि इसमें अब जैसे 9 फंड लिए हुए हैं इन्होंने, और 13 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 9 फंड बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर रिटर्न बेटर हो सकती है। तो अगर मैं इनमें फंड्स की बात करूं, तो अच्छी बात क्या है कि ज्यादातर फंड्स बढ़िया हैं। 3 ऐसे फंड है जहां पे हमें थोड़ा सा वॉच लिस्ट में है, जहां पे हम थोड़ा एक्शन कर सकते हैं। एक कैनेरो रोबोका का स्मॉल कैप फंड है, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, एंड बट इसने पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फंड मैनेजमेंट टीम भी बढ़िया है। तो मेरा इनको सजेशन होगा, इसको 12 महीने तक और वॉच करें। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो आप इन्हें बेच दें। बाकी 2 इनके पास टैक्स सेविंग फंड है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें ये SIP स्टॉप कर दें, और इसके बदले ये मिरे टैक्स सेवर फंड में कर सकते हैं, जो इनके पास ऑलरेडी है। और एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कोई बेच दें अगर वो फंड 3 साल पूरा हो गया है और उसमें कोई एग्जिट लोड चार्जेस नहीं है।
एक इनके पास आदित्य बिरला का टैक्स 96 फंड है, वो भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसको भी हम बेच सकते हैं अगर वो 3 साल पूरा हो गया, और उसको यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर इनको मैं बोलूं कविता जी, बहुत सिंपल है। एसआईपी करते रहिए, स्टेप अप एसआईपी करिए, 15% बढ़ाते रहिए, और ये गोल पूरे हो जाएंगे, और थोड़े से स्कीम्स कंसोलिडेट कर लेंगे तो रिटर्न इंप्रूव हो जाएंगे। राइट मुकेश, आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है विनोद को। विनोद, क्या आपको और कुछ पूछना है? विनोद, मैम चलिए एसपीएस फोन। में इन्वेस्टमेंट जी, कंटिन्यूस करें या फिर एसआईपी करें उसकी जगह पे? हाँ नहीं, उसमें आपको जारी रखना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है और आपने रिटायरमेंट के लक्ष्य को वैसे बांध भी रखा है। मुकेश, क्या सलाह होगी? नहीं, डेफिनेटली इनको इन्वेस्टमेंट्स जो एनपीएस हैं ये सब में कंटिन्यू करना चाहिए, एंड इसमें रिटर्न बढ़िया आते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली कंटिन्यू करें, एंड ये रिटायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। ऑल द बेस्ट विनोद कुमार आपके पोर्टफोलियो के लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ और क्या मेरे साथ महर्षि पंड्या फोन लाइन पे जुड़ गए हैं? यस मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बस नमस्कार, एकदम बढ़िया हूँ। मैं गुजरात के भावनगर शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। तो आप ओके। 2010 से निवेश कर रहे हैं, आपने किसी लोकल ब्रोकर से सलाह ली और उसके बाद आप एक्टिवली 2016 से अपने और अपने परिवार का पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। मुबारकबाद इसके लिए। अच्छा लगता धन्यवाद। है जब निवेशक अपना सफ़र शुरू करता है और उसके बाद इतना भरोसा उनको अपने अंदर आ जाता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो खुद अपनी नहीं अपने परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसकी बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमको जानकारी दी है। अब मुझे ये बताएं कि आप पेशेंट और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। अब आपको पीएमएस जानने के बारे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये किस उत्सुकता के कारण आप पूछ रहे हैं? क्योंकि लो फी स्ट्रक्चर है केवल इसीलिए, या आपको लगता है कि वो बेहतर सर्विस दे रहे हैं? एक्चुअली मतलब मैं जहाँ तक सोचता हूँ मैडम कि पीएमएस है वो मतलब जो मैं एक्टिवली जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, वो कई बार क्या होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर मार्केट सीनरी की वजह से जो इमोशनल कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, तो उसके बेस से कभी कभार मैं ऐसा सोच चलने लगता हूँ कि भाई कहीं पे अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो लॉन्ग टर्म में मेरा जो भी रिटर्न्स है उसमें कोई मतलब इफेक्ट हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मतलब जो भी प्रोफेशनल्स है तो उसकी शायद हेल्प मगर मिल सकती है पीएमएस के थ्रू। तो उसके थ्रू मतलब मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे 10 साल में मतलब पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, तो हाँ। उस हिसाब से मतलब अगर रिटर्न है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। नहीं, इस जो आप वजह मेरे से ख्याल मतलब से मैं कमा चुके पीएमएस हैं। का। जी, जी, हाँ। जी, नहीं बिल्कुल, आपकी आपकी चिंता हम समझते हैं। लेकिन वो चिंता क्या केवल एक पीएमएस के ज़रिए ही ख़त्म हो सकती है या नहीं? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा आपको अपने जो आपने फंड्स के नाम दिए हैं उस पर भी आपको समझना है कि ये सही है या नहीं है, और अभी आपके पास 8 लाख रुपए हैं जो आपको निवेश करना है लंबी अवधि के लिए। हाँ। चलिए, सवाल को लेकर मुझे क्लैरिटी आ गई है। मैं मुकेश के पास जाती हूँ। मुकेश, पहला तो पीएमएस पर सवाल, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में पीएमएस फंड्स भी हैं या जो मैनेज भी कर रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास उम्दा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी राशि का अपना पोर्टफोलियो संभालते हैं और इनका जो कंसर्न है वो अपनी तरफ से सही भी है। तो अब क्या इस कंसर्न की वजह से आपको पीएमएस का रुख करना चाहिए? देखिए कविता जी, आपने बहुत बढ़िया बोला कि पीएमएस की परफॉर्मेंस लेटली बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। और नॉर्मली होता क्या है, इन्वेस्टर के पास एक पोर्टफोलियो जब बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि हम कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट करें जो कि बड़े पोर्टफोलियो के लिए अवेलेबल हो, जिससे रिटर्न बढ़ जाए, और वहां पे पीएमएस एआईएफ वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। बट इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ये पीएमएस है क्या, और इसमें म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में क्या डिफरेंस है। तो जो पीएमएस है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इसमें 3 मेजर डिफरेंस होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें पोर्टफोलियो थोड़ा कंसंट्रेटेड होता है। जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं वो 15-20 होते हैं। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो शेयर्स होते हैं वो 40-50 के होते हैं। दूसरा, पीएमएस की मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज 50 लाख की होती है। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, रिलेटिवली जो पीएमएस होता है वो एक एक्सपेंसिव
फंड होता है इसमें एक्सपेंस चार्जेस ज्यादा होते हैं। अब सवाल ये आता है कि पांड्या जी को ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास पोर्टफोलियो जो है 1.38 करोड़ का है। अगर इस 1.38 करोड़ में से ये 50 लाख अगर एक पीएमएस में डाल देंगे तो लगभग 36% का एक्सपोजर इनका पीएमएस में हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एक्सपोजर है एक सिंगल प्रोडक्ट में, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म करेगा तो पूरे पोर्टफोलियो के रिटर्न को नीचे खींच देगा। किसी भी सिंगल प्रोडक्ट में 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। तो मेरा पांड्या जी को सुझाव होगा कि ये पीएमएस को कंसिडर तब करें जब इनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ताकि डाइवर्सिफिकेशन रहे, कंसंट्रेशन रिस्क ना बढ़े। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कविता की, रिटर्न जो है पीएमएस के आ नहीं रही है। मेजॉरिटी ऑफ द पीएमएस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, शायद एक्सपेंस ज्यादा है, शायद इनकी स्ट्रैटेजी प्ले आउट नहीं हो रही है। तो मेरा इनको सुझाव, आप पीएमएस को अभी ऐड ना करें, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही स्टिक करें, वहां से आपको बेटर रिटर्न आ पाएगा और आपका वेल्थ क्रिएशन का गोल सही रहेगा। ऑलराइट, चलिए बाकी के सवालों पर आप क्या सलाह देंगे इन्हें? जैसे बाकी का सवाल इन्होंने पूछा कि इन्हें 8 लाख इन्वेस्ट करना है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे को ये डिटेल नहीं बताई कि इनका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है, कितना टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। बट अगर ये मैं मान के चलूं कि पांड्या जी एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और टाइम होराइजन लॉन्ग है, तो इनको डेफिनेटली इक्विटी कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगले 4-5 साल में मार्केट यहाँ से बेहतरीन रिटर्न देगा, 14-15% का रिटर्न आ सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इक्विटी करें, बट विद इन इक्विटी लार्ज करें, मिड करें, स्मॉल करें, किस टाइप की स्कीम्स करें, उसके लिए मेरे को इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो नहीं पता, तो मैं इनको रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। पर है मेरे साथ, बताइएगा महर्षि जी। एक्चुअली मेरे पास मतलब जो भी है 2010 से जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस टाइम जो रेगुलर फंड चल रहे थे, तो ब्रोकर के थ्रू मतलब मल्टीपल फंड्स है मेरे पास। ऐसा अगर आप, मैं जानता हूँ कि ये मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन जहाँ तक मतलब जो भी है एवरेज ऑन एवरेज मेरा जो भी पूरा पोर्टफोलियो उसका 13 to 14% का रेट ऑफ रिटर्न निकलता है। मेरे पास क्योंकि समय लगभग खत्म ही हो गया है, समय बिल्कुल ज्यादा नहीं बचा। मुकेश जी, ये 8 लाख आपके मुताबिक कैसे उनको डिप्लॉय कर देने चाहिए? एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है हमें पास जानकारी नहीं है, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर 8 लाख अगर इन्हें इक्विटी फंड्स में डिप्लॉय करना है, एक मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी इंडेक्स फंड ले लें, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ले लें, जो एक लो कॉस्ट फंड है। उसमें वो लगभग 3 लाख डाल सकते हैं एंड वो लार्ज कैप का एक्सपोजर देगा। एक मिड कैप फंड ले लें, जो एसबीआई मिड कैप वो कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे वो 2.5 लाख डाल लें। और एक स्मॉल कैप ले लें, आईसीआईसी स्मॉल कैप ले लें 2.5 लाख। तो ये 8 लाख यहां डिप्लॉय कर सकते हैं और इसमें लमसम ना करें सारा पैसा। आप इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एसटीपी के थ्रू अगले 10 महीने में डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट थोड़ा महंगा है, 15-20% महंगा है। तो अगर आप ये स्प्रेड कर देंगे तो आपका मार्केट टाइमिंग रिस्क कम हो जाएगा। चलिए पंड्या साहब, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। और समय खत्म, लेकिन झटपट मुकेश, आपका निवेश का मंत्र क्या होगा, गुरु मंत्र? कविता, निवेश का गुरु मंत्र आज बहुत ही सिंपल है। अगर इन्वेस्टर्स के पास जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो एग्जॉटिक प्रोडक्ट या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट करने की सोचता है, जैसे पीएमएस, एआईएफ वगैरह, और उसे लगता है कि ये इसमें रिटर्न ज्यादा आएगा। बट ऐसा हर बार सच नहीं होता। ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर उनके लिए अच्छे होते हैं जो इन्हें बेच रहे होते हैं या जो बना रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि इसमें खर्चा कितना है, टैक्स कितना है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, इंस्टीट्यूशन कितना है और लॉक इन कितना है। इन सब फैक्टर्स को अगर ये ध्यान रख के इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रैप में नहीं फंसेंगे। एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स के नाम पे आप पैसा आंख बंद करके इन्वेस्ट ना। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से इसी संदेश के साथ शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और मुझे भी आज के शो में इजाजत दे। जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। सवाल अपने आप इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। शो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं। नमस्कार।